सेक्टर आउटलुक 2025 में बात करेंगे 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। 2800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी रिटेल और कॉरपोरेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती है और ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है। फिन वन न्यू टीएम, फिन एक्सिया, पेसे इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम नए साल के लिए बिजनेस और सेक्टर आउटलुक पर चर्चा करेंगे। साथ ही नए साल में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च और एक्सपेंशन को लेकर क्या रोड मैप है कंपनी का, इस पर भी आगे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ पराग भिसे जी। पराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना। सर, 2025 के बारे में तो बात करेंगे आपसे, लेकिन 2024 में भी अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती थी और उसके चलते आईटी सेक्टर में भी थोड़ा धीमापन रहा है। कैसा गया ये बीता साल? सबसे पहले धन्यवाद पूजा, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल से साल के सेकंड पार्ट में हमको थोड़ी स्लोनेस यहाँ भी ऑब्जर्व हुई है, उससे पहले नहीं हो रही थी वैसे। अम, हमारा स्पेशली यदि हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फोकस यदि मैं कहूँ इस साल, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस पे रहा। आपने भी जो भी सेक्टर को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि रेगुलेटर स्पेशली आरबीआई ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं इस बार। स्पेशली जिस सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, जो कि हमारा फोकस है रिटेल लेंडिंग, जहाँ पे बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज कंज्यूमर्स को लोन देते हैं, वो एक हमारा सबसे बड़ा एरिया है। दूसरा, जैसे आपने ठीक कहा कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग एरिया है। स्पेशली लेंडिंग सेक्टर में रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, जो कि आपने भी देखा होगा। और उससे रिलेटेड आईटी में चेंजेस हमें काफ़ी करने पड़े। अपने अपने सॉल्यूशंस जो हैं उसमें हमें काफ़ी तेज़ी से चेंजेस करने पड़े। यहाँ तक कि हमको एक डेडिकेटेड टीम हमने लगाई है अब, जो ये सारे जो सर्कुलर्स आते हैं आरबीआई से, एनपीसीआई से, उसको पढ़ते हैं डिटेल में, उससे समझते हैं कि उनका आईटी पे, आईटी जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है, और फिर हम उसको अपनी रिलीजेस में उसको इंक्लूड करते हैं, सो दैट जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कंप्लायंट रहें टाइम पे। सो ये एक सबसे बड़ा चेंज हमने देखा है। दूसरी तरफ बिजनेस साइड में बोले तो जो आगे फिर रिटेल लेंडिंग की यदि मैं बात करूं, जहाँ पे कि हमारे आपके जैसे लोग बैंक्स और फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, वहाँ पे दो तीन चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहा है। एक, को लेंडिंग एज अ बिजनेस मॉडल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हमने देखा है। उसके अलावा एम्बेडेड फाइनेंस पे फोकस, और अब सस्टेनेबल फाइनेंस पे फोकस होने लगा है, जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अम, तीसरा, मेरे ख्याल से इस बैंकिंग सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी पे तो सबका फोकस है ही है। तो उस पे सबका ध्यान बहुत ज़्यादा रहा है। और फाइनली एआई, स्पेशली जनरेटिव एआई में अब सारे लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ कुछ यूज़ केसेस, जिससे कि कस्टमर्स का बेनिफिट हो, जिससे कि फ्रॉड कंट्रोल हो, ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगाना शुरू कर रहे हैं आप लोग। सो ये हमारे लिए इस साल के मेन फोकस एरियाज रहे हैं। तो ये तो रहे इस साल के मेन फोकस एरिया। सर, अब थोड़ा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा है कि अब ब्याज दरों में कटौती शुरू हो चुकी है, यूएस में भी ब्याज दरों में कटौती हो रही है, लेकिन जितना अनुमान कर रहे थे इस पूरे साल उतना नहीं हुआ है। अगले साल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आईटी कंपनियां क्या अब थोड़ी बेहतर स्थिति में होंगी, जिस तरह से रेट कट साइकिल अब शुरू हो रही है वहाँ पर? अम, जरूर, उसका इम्पैक्ट जरूर होएगा। हमारे लिए, हमारे जैसी कंपनीज के लिए इतना फर्क नहीं पड़ा हमें। हमारा बिजनेस मोर और लेस स्टेबल रहा, बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे इन चीज़ों का प्रभाव एटलीस्ट हमारी जैसी कंपनीज के लिए कम रहा है। बट हाँ, यदि
ब्याज दर में कटौती हो रही है, तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे तो होना ही चाहिए। सर 2025 में क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे? किस तरह की ग्रोथ? आपने जेन एआई से भी ग्रोथ की बात की, वो भी एक ट्रिगर रहेगा आगे आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर और आपकी कंपनी के लिए। इसके अलावा लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन, बैंकिंग सॉल्यूशन, जो आपके बाकी सेगमेंट है, वहाँ पर आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं और क्या कुछ ड्राइविंग फैक्टर होंगे? मेरे ख्याल से 2025 बहुत अलग नहीं होना चाहिए 2024 से, क्योंकि जिन चीज़ों की मैंने बात की, रेगुलेटरी कंप्लायंस, so इसके लिए कंप्लायंस के लिए साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों में मेरे ख्याल से बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज को अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना पड़ेगा। एक और एरिया जो जो मैं पहले नहीं बताया आपको, हमने ये देखा है कि इन सारी कंपनीज़ का, बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज़ का, अभी एंड कस्टमर को किस तरह से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। तो जिसको हम कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर सो मैंने जो बात की कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई, जनरेटिव एआई और कस्टमर एक्सपीरियंस, ये चीज़ें सारी फोकस में रहेंगी इस सेक्टर के लिए। और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस चाहिए, अ, उन उन चीज़ों की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। तो डिमांड आउटलुक काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है 2025 के लिए भी और कुछ-कुछ सेगमेंट में बेहतर ग्रोथ इस बार उम्मीद कर रहे हैं। पराग सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये रेट कट जो हुआ है उसके बाद क्या यूएस की तरफ से या यूरोपियन क्लाइंट्स की तरफ से कुछ बजट में आप इंक्रीज़ देख रहे हैं? वहाँ से नए ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए हैं? अ, पूजा जी, यदि आप देखें तो हमारी कंपनी का यूएस, यूरोप में इतना ज़्यादा प्रेज़ेंस नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे मुझे कमेंट करना मुश्किल होगा फ्रॉम हमारी कंपनी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इंडिया की बात करें या मिडल ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें और कुछ एक्सटेंट तक जापान, यहाँ हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ बात चल रही है। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड हाफ 2024 में थोड़ा हमको स्लो डाउन एक्सपीरियंस हुआ था, बट जिस तरह से हमारी इन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन हो रही है अभी एडवांस स्टेज में, हमें लगता है कि अ, हम क्लोज कर पाएंगे काफ़ी ऑर्डर्स इन रीजन्स में। ओके। सर, दूसरी छमाही से हमने देखा कि जो नंबर्स आए हैं आईटी में हायरिंग को लेकर, वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सुधार दिखना शुरू हुआ है। तो क्या ये कहना जल्दबाजी होगा कि अब रिवाइवल नज़र आ रहा है या फिर ऑन ग्राउंड आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं अगर हायरिंग फ्रंट पर देखें तो? नहीं, यदि हम लोग जो मीडिया में न्यूज़ आइटम्स आ रहे हैं, जिस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बात कर रही हैं, जिस लेवल पे हायरिंग करने की, तो फुल रिवाइवल पता नहीं, उस पे कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। एक जो सेक्टर की काफ़ी बात हो रही है, वो जीसीसी है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत उन्हें आईटी का वर्कफोर्स चाहिए होगा। सो फॉर श्योर पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, बट कितना होगा वो कहना मुश्किल है इस स्टेज पे। राइट। चलिए, फ़िलहाल सर इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएँगे, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस ख़ास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कंपनी के सीईओ पराग भिसे जी, हमारे साथ मौजूद थे सेक्टर आउटलुक पर बात करते हुए और उनका कहना है कि आईटी सेक्टर में 2025 में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ और डिमांड नज़र आ रही है।